हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छों के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज केमिस्ट्री का एग्जाम था एंड आई होप कि सभी बच्चों का जो केमिस्ट्री का एग्जाम है बहुत अच्छा हुआ होगा। और आप केमिस्ट्री में कहाँ तक स्कोर कर रहे हो, 70 में से कितने आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। अब बारी है यार फिजिक्स की। ठीक 5.5 दिन बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 5.5 दिन बचे हुए हैं। तो 5.5 दिन बाद आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। जो बच्चे कल से पढ़ेंगे उन लोगों के लिए 5 दिन का टाइम है। तो इन 5.5 दिन में हमें सबसे ज्यादा किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, किन टॉपिक्स की डेरिवेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा करने चाहिए, किन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी चाहिए, रिवीजन सबसे ज्यादा किन की करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो यार, मैं ये वीडियो आप लोगों को क्यों दे रहा हूं। देखो, स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ यार, इस दिन आप लोग ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, किनमें से सीबीएसई सबसे ज्यादा पूछता है, वो इस वीडियो में बता रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखो, जो आपका लेवल आएगा फिजिक्स का, जो एग्जाम होगा उस पेपर का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है। अगर उसमें आपको डिफिकल्ट जो चीज़ दिखेगी वो सबके लिए होगी, और वो ये नहीं है कि पूरा पेपर डिफिकल्ट होगा। कोई 2 3 4 नंबर का जो होगा वो डिफिकल्ट होगा, और वो हर बार कुछ ना कुछ ये ऐसा घोटाला देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है 1 2 नंबर का या 3 नंबर का, बट उसकी एक ग्रेस मार्क्स मिल जाती है। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल है हम कह सकते हैं कि प्रीवियस 10 ईयर्स को देख के कि इजी टू मॉडरेट रहेगा। आसान से थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट की तरफ नहीं जाएगा। तो सीबीएसई का पेपर कहां से बनने वाला है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो यार, एक रूल होता है 80-20 रूल, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से सीबीएसई हर बार पूछता है और उसमें से 80% तक आता है। तो उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा जाए ना, है ना। मतलब उनमें से तो कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, कि उनमें से कोई एक सिंगल चीज भी ना छूटे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ओके बेटा, देखो इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ दिया गया और रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया, बिल्कुल डिटेल्ड प्रीमियम कंटेंट दिया गया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पे आप लोगों को पूरी क्लास 12 फिजिक्स वन शॉट में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे, एमसीक्यू करवा रखे बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाए हुए, डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने वन शॉट के अंदर कवर करी है। 30 मिनट रिवीजन वीडियोस मैंने दी हैं, हर एक चैप्टर को 30-30 मिनट में खत्म किया हुआ है। 1 पेजिस नोट्स मैंने दिए हुए हैं, इवन डिटेल नोट्स दिए हुए हैं, बट अभी टाइम है 1 पेजिस नोट्स को पढ़ने का, फोकस करने का। और साथ में फॉर्मूला शीट, इसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। अगले 5 दिन में भी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा आप लोग रिवाइज करोगे, याद करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो आपको सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आपका टाइम बचेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, या फिर जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, दूसरी बात, आपको ये सारे का सारा जो कंटेंट है ये टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। मेरे जो नोट्स हैं, डिटेल नोट्स, 1 पेजिस नोट्स, प्रीवियस ईयर, सब आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। मैं इस वीडियो के बाद क्या करूँगा, डिटेल्ड वन शॉट की और प्रीवियस ईयर की, एमसीक्यू की, 1 पेजिस नोट की, सारी की जो प्लेलिस्ट है, पीडीएफ है, उनको एक बार से फिर से अपडेट कर दूंगा आप सबकी हेल्प के लिए। ठीक है, इस चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है क्लास 12 बोर्ड्स के लिए, इवन क्लास 11th के लिए भी इस पर लेक्चर आते रहे हैं। बट अगर आप अभी नीट जेई की प्रिपरेशन आगे करोगे तो उसके लिए आप मेरा जो दूसरा चैनल है आर्यन फिजिक्स, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नीट जेई की फिजिक्स पढ़ना चाहते हो लाइव लेक्चर के थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके बेटा, और साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगले 5 दिन में तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग तो यहाँ पे मैसेज कर देना, बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो किन किन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा आता है। तो बेटा मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, टॉपिक्स बताऊंगा, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जा भाई, स्क्रीनशॉट मत ले, मैं आपको जो है इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे शेयर कर दूंगा? टेलीग्राम चैनल पे। बट सुन लो, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा तुम्हें कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो इसमें जो टॉपिक है वो गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन आप लोगों को जरूर से देखने को मिलती है, और वही आप लोगों को देख रही होंगे कि वो डेरिवेशन में भी है। तो डेरिवेशन भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। दूसरी है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जो कि किस में है, जो टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो आपका टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है वो यहाँ से आता है। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है। अब ये एक्सिस पे भी आ सकता है या फिर आपका इक्वेटोरियल पे भी आ सकता है, किसी एक की डेरिवेशन आप लोगों को जरूर से देखने को मिल जाती है। वो ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन यहाँ पे भी बताई हुई है। ठीक है बेटा, साथ में कूलम्स लॉ बहुत कम चांसेस है। देखो, जो टॉपिक सबसे ऊपर की तरफ लिखा है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसको सीबीएसई ने सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गॉस लॉ की डेफिनेशन आ जाती है, जो एप्लीकेशन में लिखी है उस पर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, मतलब वो डेरिवेशन सबसे ज़्यादा पूछता है, या फिर कोई एक न्यूमेरिकल आ जाता है। और न्यूमेरिकल अगर आएगा एप्लीकेशन के ऊपर तो वो सीधा सा है कि फॉर्मूला बेस्ड आने वाला है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बताए हैं। एडिशनल बहुत जगह से डिलीट कर दी गई है, एक्सरसाइजेज में चैप्टर में से डिलीटेड है, तो एडिशनल को करने का फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात,
ये न्यू बुक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस, न्यू बुक एनसीईआरटी की जो रैशनलाइज्ड है ना, वहाँ से बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, अगर मैं डेरिवेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो ये रहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो इस पर डेरिवेशन तो बनेगी बनेगी, अगर आती है तो डेरिवेशन आएगी, नहीं तो सीधा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार देख लेना कि हाँ इनमें से कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें नहीं आता हो, अगर नहीं आता तो वन शॉट में मैंने करवा रखा है। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनने वाले। क्यों बनेंगे? क्योंकि डेरिवेशन डिलीटेड है। आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के अंदर, और क्या इसके 3 फॉर्मूलाज हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, उसमें से फिर बार बार अलग अलग फॉर्मूला हम बना लेते हैं और उसमें ही न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस डेफिनेशन आ जाती है, या फिर कोई एक प्रॉपर्टी पूछ लेता है, या फिर आप लोगों को बोल देगा कि चार्जेस दिए हुए हैं प्लस माइनस के, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको शेप बनानी है, क्योंकि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने होते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेक्स्ट बेटा, और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ऑन कैपेसिटेंस। अब ये पार्शियली फिल्ड, फुली फिल्ड या मेटल को अगर फिल्ड करे तो उनमें से कोई भी केस पूछ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज बहुत आसान है, 100% चांसेस हैं इस टॉपिक के आने के, और इसमें से ज़्यादातर चीज़ें देखी गई है कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा गया हर बार। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार यहाँ से देख लेना, ऊपर की तरफ सॉल्ड एग्जाम्पल है, नीचे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। डेरिवेशन में क्या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से? भाई पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, देखो जो इक्विटोरियल है वो तो पोटेंशियल जीरो होने वाला है, सिर्फ एक्सियल का ही है, तो एक बार से देख लेना। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, जो मैंने यहाँ पे बोला है कि डेरिवेशन आने के कम चांसेस है, बट अगर आएगी तो इसी टॉपिक से बन रही होगी वो। ठीक है, मतलब इस टॉपिक पे या तो न्यूमेरिकल बनता है या क्या बनती है, डेरिवेशन बनती है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, तो ये मोस्टली हमेशा देखा गया है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस पर हमेशा डेरिवेशन ही आई है बेटा। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी डेरिवेशन आ सकती है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी से। ठीक है, नेक्स्ट अगर चैप्टर हम देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो अलग अलग रिलेशन है मोबिलिटी के साथ, जे के साथ, करंट डेंसिटी के साथ, सो वो आप लोगों को आनी चाहिए। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स इंपॉर्टेंट है भैया, इसके अंदर सेल के अंदर ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किन पर डिपेंड करता है, वो इंपॉर्टेंट है। और व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, अगर ये प्रिंसिपल आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप करंट निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेना। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं गिनवाऊंगा कि 3.1 3.3 ऐसे नहीं गिनवाऊंगा, ऐसे टाइम वेस्टेज होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हम निपटाएं इसको। डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मान लो देखो मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे या तो सीधा सा न्यूमेरिकल आएगा वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम पे, या आई इज इक्वल टू एन ई वी डी पे। ये अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो डेरिवेशन आएगी भाई। ठीक है, यहाँ पे सेल लिखा है तो सेल के कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेल के कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए हर एक चैप्टर के लिए बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा आना चाहिए, पूरा मतलब डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कन्वर्जन, सेंसिटिविटी सब आनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, साथ में बायट-सावर्ट्स लॉ, इसकी एक एप्लीकेशन है वो जरूर से कर लेना। एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसकी एप्लीकेशन कौन है, सोलिनॉइड है भाई, तो सोलिनॉइड होना चाहिए आप लोगों के पास। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स, इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगी आप लोगों को, इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क ऑन ए करंट लूप। अगर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ लेते हो तो टॉर्क ऑन ए करंट लूप ऑटोमेटिकली हो जाएगा आप लोगों का। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड में आप लोगों को कि चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर घूमता है तो उसका रेडियस क्या है, वेलोसिटी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये सब पता होना चाहिए, उसका पाथ क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा, और ये है डेरिवेशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो मैंने यहाँ पे बोल दी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये बायट-सावर्ट्स की एक एप्लीकेशन आती है स्ट्रेट वायर वाली, वो आप लोगों को पता हो। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलरेडी बोला है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम नंबर का ये आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोगों को मैं बताऊँगा आपको कहाँ पे, स्ट्रेटजी के वीडियो में, जो इसके ठीक 1-1.5 घंटे बाद आप लोगों को मिल जाएगी बेटा। तो बार मैग्नेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसमें से कोई भी एक छोटी सी डेफिनेशन तुमसे पूछ ली जाएगी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, इन सब से ये पूछ लिया जाता है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डेरिवेशन नहीं है,
ओके, तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बहुत कम हो चुके हैं अब, क्योंकि न्यू बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया और उनमें से भी सिलेक्टेड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो इसमें इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस मतलब सेल्फ और म्यूचुअल, और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस में से एक आप लोगों को जरूर से देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचोगे कि सिर्फ आपने इंडक्टेंस बोला था तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस कर गया, नहीं भाई, सेल्फ के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों आप लोगों को करनी है, क्योंकि आपके अलग अलग सेट आते हैं, तो किसी में म्यूचुअल आ सकता है, किसी में सेल्फ आ सकता है। ओके बेटा, साथ में एसी जनरेटर, जैसे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है तो एसी जनरेटर उसी तरीके से थ्योरी का पोर्शन है तो वो आना चाहिए। ऐसे ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर में। तो लेंज लो, इसमें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के लिए। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा जी, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक आ जाता है और साथ में मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में डेरिवेशन तो नहीं बनती है बट न्यूमेरिकल बहुत बार देखने को मिला है। इंडक्टेंस वाले में डेरिवेशन है तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इंडक्टेंस की, और एनर्जी स्टोर्ड हाफ LI² ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आप लोगों को कर लेने हैं। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन करनी चाहिए या प्रीवियस ईयर करनी चाहिए। भाई आपके पास अगर टाइम है तो आप कर लेना इन क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखे हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से रिपीटेड दिखेंगे और आसान लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट। सीरीज LCR सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीरीज LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट जब होता है तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो एक बार से देख लेना। पावर इन AC सर्किट और ट्रांसफॉर्मर। और सीरीज LCR अगर इंपॉर्टेंट है तो डेरिवेशन के चांस सबसे ज़्यादा है, वो जेड की डेरिवेशन पूछ लेगा या फिर पावर की डेरिवेशन वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा आना चाहिए, क्या उसके यूजेस हैं, कैसे प्रोडक्शन होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या वेवलेंथ होती है, और आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से आप लोगों का काम चल जाएगा, कोई भी डेरिवेशन इसके अंदर नहीं करनी है। अगर मैं बात करूँ रे ऑप्टिक्स की तो सबसे बड़ा चैप्टर है, लगभग 9 नंबर का आने वाला है, 9 नंबर का। ठीक है, तो इसमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, साथ में लेंस मेकर फॉर्मूला वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक जरूर देखने को मिलता है। अब कई बच्चों के मन में वहम होगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन नहीं आती है बेटा। डेरिवेशन के बहुत कम चांस होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, और उसको मैंने डेरिवेशन में नीचे वाले क्रम में जाके लिखा है, बिल्कुल लास्ट में जाके लिखा है। तो इसलिए आप लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकता है कि अपर्चर अगर है बड़ा किसी भी लेंस का, वो बड़ा क्यों है, छोटा है तो क्यों है, अभी फोकल लेंथ बड़ी क्यों है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट पूछेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पूरा कर लेना, डेरिवेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसके अंदर। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, और साथ में डेरिवेशन अगर देखो, मिरर फार्मूला रिफ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन, और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को। लेंस मेकर फार्मूला यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हो रहे हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, मतलब पावर वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, और इस पर तो न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ऊपर भी बताया था कि डेरिवेशन के ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे बता दिया डेरिवेशन के ज़्यादा चांसेस है। और अगर घूम फिर के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेरिवेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें सिलेक्टेड सी टॉपिक हैं, छोटा चैप्टर है, 6 नंबर का ये लगभग आने वाला है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, YDSC आप लोगों को आना चाहिए, बट उसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ YDSC पता हो कि क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज पता हो। ठीक है, फ्रिंज विड्थ क्या होगी। डिफ्रैक्शन क्वालिटेटिव स्टडी करनी है तो थोड़ा सा पता हो, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय प्लेन वेव यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का आपको प्रूफ बताना है हाइगन प्रिंसिपल को यूज़ करके। एनसीईआरटी क्वेश्चन देख सकते हो आप, सिलेक्टेड से ही क्वेश्चन है। डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक मैंने बताया इसके ऊपर भाई डेरिवेशन आएगी, ये जो टॉपिक बताया इसके ऊपर डेरिवेशन आएगी। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आपका जो 11वां चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो एमिशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है मेटल प्लेट से, वो होगा या नहीं होगा वो यहाँ पे पता लग जाता है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सारे के सारे ग्राफ्स इसके अंदर कवर कर देना। कोई भी एक ग्राफ पूछा जा सकता है, आपको ग्राफ दिया होगा और वो बोल देगा इस एक्सिस पे बताओ कौन है भाई। ठीक है, वो बोल देगा कि भाई यहाँ पे करंट 0 तो ये पॉइंट कौन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेना, और साथ में डेरिवेशन आइंस्टाइन इक्वेशन की ही है इसमें, और कोई ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है। एटम्स में अगर मैं बात करूँ तो बोहर्स मॉडल कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोहर्स मॉडल में सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, देखो बोहर्स मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसकी सारी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में आपको दिख रहा है सिर्फ एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट लिखी है। लाइन स्पेक्ट्रा आप लोगों को आना चाहिए कि एमिशन जब होता है तो किस तरीके से अलग अलग सीरीज़ जो बनती है वो आपको पता होनी चाहिए। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर मैं बोलूँ रदरफोर्ड मॉडल जो है एटम्स, मॉडल ऑफ एटम, वो आप लोगों को करना चाहिए। मतलब जो सबसे पहले लिखा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट ये है, उससे और कम इंपॉर्टेंट ये है।
बट इनमें से ही सीबीएसई ने हर बार दिया है। ओके बेटा, 13th की अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये तो आपका 12वां चैप्टर हो गया, सॉरी ये 12वां चैप्टर आप लोगों का, ठीक है बेटा। ओके, ये 11वां था, ये 12वां, और ये है 13th न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब रिएक्शन पूरी करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और न्यूक्लियर फोर्स या बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। न्यूक्लियर फोर्स में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ बना दो और उसको एक्सप्लेन कर दो भाई, और उसको क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो आप लोग, ठीक है। और इसमें कोई भी डेरिवेशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर है आपका। इसमें सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये आपको आना चाहिए। और पीएन जंक्शन डायोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, तो आपसे पूछता है कि किस तरीके के प्रोसेस हो रहे होते हैं। डेरिवेशन इसमें कोई खास नहीं है, बट एक डेरिवेशन है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो भूले बिसरे हो तो भाई इसको भी एक बार से देख लेना, मतलब अगर इसको भूल गए हो तो इसको एक बार से देख लेना, क्योंकि बाई चांस जब थोड़ी सी किस्मत अगर खराब होती है तो यहाँ से भी ये डेरिवेशन बन सकती है। ओके बेटा, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से सीबीएसई हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इनको ही सबसे ज़्यादा आपके पेपर में देता है। और अगले 5 दिन, 5.5 दिन, जिस हिसाब से भी तुम पढ़ना चाहते हो, अगर आज से पढ़ रहे हो तो 5.5 दिन है, कल से पढ़ना चाहते हो तो 5 दिन आप लोगों के पास है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 5.5 दिन में, इन 5 दिन में भाई साहब अपनी जी जान लगा दो, बिल्कुल अच्छे से पूरी मेहनत करो और बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, और मिलके फोड़ेंगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग और किस तरीके की वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।